जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार कहानी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। एक गांव था सारंग नगर। उसमें 4 मित्र रहते थे जिनके घर बहुत पास पास ही थे। बचपन से ही वे चारों मित्र एक साथ पढ़े, एक साथ खेले और एक साथ रहे। सभी ब्राह्मण पुत्र थे, परंतु ब्राह्मणों के उनमें एक भी गुण नहीं थे। ब्राह्मण अधिकतर शिक्षा ग्रहण के कार्य में जुड़े रहते हैं। शास्त्र पढ़ना पढ़ाना और शास्त्रों से जुड़ी गूढ़ बातें जनमानस को देना, यही ब्राह्मण करते थे। अर्थात ब्राह्मण बहुत विद्वान होते थे। इन चारों में उनमें से एक भी गुण नहीं था। किसी तरह इन्होंने शिक्षा ग्रहण तो कर ली, परंतु बुद्धि उनमें बहुत अधिक नहीं थी। इसलिए पिता के कार्य को भी वे आगे नहीं बढ़ा सकते थे, जिस कारण इनके पिता बहुत परेशान रहते थे और हमेशा इन्हें जली कटी सुनाया करते। कई बार इन चारों के पिता ने इनसे कहा भी था, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम यदि अपना जातिगत कार्य नहीं कर सकते हो तो इतर जाति के कार्य ही कर लो। क्षत्रिय का कार्य करो, वैश्य का कार्य करो और कुछ नहीं तो शूद्र का कार्य ही करो। सेवा करने की जिम्मेवारी ले लो, परंतु कुछ काम तो करो। कुछ काम ना करने से जीवन तो चलने वाला नहीं है। यह वह समय था जब कार्य के आधार पर जाति का विभाजन हुआ था। यदि कोई अपनी जाति का कार्य नहीं कर सकता तो वह जो कार्य करता था उसे उसी जाति का माना जाता था। इसलिए उनके पिता पहले उन्हें अपनी जाति का कार्य करने के लिए कह रहे थे और फिर अपनी जाति का कार्य करने में अगर योग्य ना हो तो उस जाति का कार्य करने का प्रस्ताव दे रहे थे। यह सारी बातें सुन सुनकर अब इन्हें भी लगने लगा था कि हमें कुछ तो काम करना चाहिए। आखिर बहुत सोचने के बाद इन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। हम ब्राह्मण पुत्र हैं, हमने विद्या प्राप्त की है, माँ सरस्वती का हमें आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए हम कविता तो कर ही सकते हैं। उसमें तो कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अरे 4 छंद लय और तुकबंदी कर मिला दिया तो हो गई कविता तैयार। हमारी बुद्धि, हमारी विद्या का हमारे पिता भले ही सम्मान न करें, पर राजा जरूर करेंगे। राजा गुणी जनों का सम्मान करते हैं। हम उनके पास ही जाते हैं, उन्हीं के दरबार में जाकर हम अपनी कविता का पाठ करेंगे और उनसे सम्मान प्राप्त करेंगे। राजा सम्मान करते हुए हमें असीमित धन भी देंगे। फिर हम अपने पिताओं को बता देंगे कि हम में भी कुछ गुण हैं। वे तो हमें निरा मूर्ख ही समझते हैं, परंतु हम उनके परिवार का एक महारत्न हैं। ऐसा विचार कर उन चारों ने राजा के पास जाने का निर्णय लिया और अपने अपने घरों में यह बात बताई कि हम शहर जाकर कुछ काम करना चाहते हैं। इसके लिए रास्ते के खर्च के लिए कुछ धनराशि दे दें। उन चारों के पिता ने उन्हें कुछ धनराशि दे दी और माता ने रास्ते के लिए भोजन तैयार कर दिया। साथ ही कुछ नसीहतें भी उन्हें चादर की गांठ में बांध कर दी। उनकी माता ने विदा करते हुए कहा था, देखो बेटा, रास्ते में किसी से उलझना मत, और परदेश में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो तुम्हारे पिता का लिहाज करके तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, परंतु बाहर तुम्हें कोई नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी जान पर भी बन सकती है, इसलिए अपने पर नियंत्रण रखना। अपने क्रोध को परदेश में अपने वश में रखना और प्रयत्न करना। सबकी बात सुनो, समझो और बहुत आवश्यकता नहीं हो तब तक बोलना मत। दूसरी बात यह है कि किसी से बात करो आदर देते हुए करना। बड़ों को आदर देते हुए, छोटों को स्नेह देते हुए बात करना। यदि परदेश में कोई तुम्हें कुछ समझाना या सिखाना चाहता हो तो अवश्य सीखना। हमारी इन बातों पर अमल जरूर करना, क्योंकि परदेश में कोई किसी का नहीं होता। पिता ने भी उनसे कहा, तुम सब इतने क्रोधी हो, मेरी बात तो नहीं सुनते हो, परंतु अपनी माँ की बात का अवश्य मान रखना। चारों मित्र अपने माता पिता से एक जैसा ही ज्ञान लेकर विदा हुए, क्योंकि चारों का ही एक जैसा स्वभाव था। अपने को बहुत अधिक विद्वान और बुद्धिमान समझते थे। उन्हें लगता था कि हम महान महान विद्वान पंडितों के पुत्र हैं, इसलिए हम तो खुद ही महान हैं। वे चारों घर से निकलकर खुशी खुशी राजा के राज दरबार में जाने के लिए प्रस्थान कर गए। उन दिनों आज के समान मोटर गाड़ियां नहीं थी। लोग या तो घोड़े पर सफर करते या फिर बैलगाड़ी से या फिर पैदल ही। अब इन चारों के पास तो ना घोड़ा था और ना ही बैलगाड़ी, तो चारों पैदल ही चले जा रहे थे। चलते चलते एक जगह उन्हें भूख लगने लगी। यह चारों कहीं बैठकर घर से लाया हुआ खाना खाने का विचार करने लगे। अब उनमें से एक पंडित पुत्र ने कहा, जिसका नाम था महीन, यहाँ बहुत तेज धूप है, चलो थोड़ा आगे चलकर बैठें। बहुत आगे
वृक्ष दिख रहे हैं। उन वृक्षों के साए में हम बैठेंगे और वहीं भोजन करेंगे। वहाँ आसपास पानी भी मिलना चाहिए, क्योंकि इतने सारे वृक्ष जो हैं। चारों दोस्त थोड़ा और आगे बढ़े तो पानी का एक साफ तालाब उन्हें दिखाई दिया। तालाब से पानी लिया और एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर इन लोगों ने भोजन किया। भोजन के बाद थोड़ा आराम करने का सोचा। वे चारों उसी पेड़ के नीचे लेट गई और लेटते ही उन्हें नींद आ गई। थके तो थे ही, काफी पैदल भी चले थे। आज इतना अधिक चलने के बाद खाना खाकर जैसे ही लेटे तो नींद ने उन्हें अपने आगोश में घेर लिया। गहरी नींद में चारों सो गए। काफी देर बाद इनकी नींद खुली तो देखा शाम ढलने को थी। अब यह लोग घबराए। रात में सफर कैसे करेंगे भला? चारों ने तय किया कि रात इन्हीं किसी पेड़ पर बिताई जाए। चारों ने उन्हीं पेड़ों से कुछ लकड़ियां तोड़ी और एक वृक्ष पर मचान बना लिया कि रात को निर्भय होकर सो सकें। इतना सब करते करते शाम हो गई और वे फिर से बहुत थक गए थे। फिर से भूख लगाई। अब इन्हें चिंता हुई खाने की, क्योंकि साथ लाया हुआ भोजन तो वे खा चुके थे। अब क्या खाएं? तभी गोपाल नाम का ब्राह्मण पुत्र बोला, अरे भाई, क्यों परेशान होते हो? हमारी माँ ने हमें कुछ सूखा भोजन भी तो दिया था, और मेरी माँ ने तो मुझसे कहा था कि तुझे 2 दिन सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। पर्याप्त सूखा भोजन है मेरे पास। अब तो राजा मोहन और धर्म नाम के पंडित को भी यह बात याद आई कि उनकी माँ ने उन्हें 2-3 दिन का सूखा भोजन भी दिया था रास्ते के लिए। उन्होंने कहा, हाँ, भोजन तो हमारे पास भी पर्याप्त है, फिर हमें सोचने की आवश्यकता ही क्या है। और अपने पास रखा हुआ सूखा भोजन निकालकर एक दूसरे के साथ मिल बांट कर उन्होंने भोजन किया। उसके बाद मचान पर जाकर सो गए। प्रात नींद खुली। पास में ही पानी का स्रोत था। वहीं नित्य क्रिया से निवृत्त होकर थोड़ा जलपान कर चारों वहां से प्रस्थान करने लगे। चलते चलते यह घने जंगल के बीच पहुंचे। वहां आराम करने के लिए बैठे। थोड़ा आराम करके इन लोगों ने वहां भी भोजन किया। अपने साथ लाया हुआ भोजन करते हुए ये बातें भी करते जा रहे थे। जिस पेड़ के नीचे ये बैठे थे वह एक गूलड़ का पेड़ था। पेड़ पर पके हुए गूलर लगे हुए थे, जो हवा चलने से नीचे गिर रहे थे। इनके आसपास बहुत से गूलर गिरे हुए थे। उन गिरे हुए गूलर को देखकर राम ने कहा, पक्कर गूलर गिर गए। यह सुनकर गोपाल बोला, अरे मित्र, तुम तो यह कविता करने लगे। यह तो कविता की पंक्ति हो गई। वाह वाह वाह, क्या सुंदर पंक्ति है। पक्कर गूलर गिर गए, इसके आगे भी तो कुछ बोलो। परंतु राजा को आगे की पंक्ति समझ में ही नहीं आई कि क्या बोले। जब राजा को आगे की पंक्ति समझ नहीं आई तो वह बोला, मैंने अपने हिस्से की कविता कह दी, अब आगे की पंक्ति तुम लोग बोलो। तीनों ने कोशिश की, परंतु उनके आगे कोई पंक्ति जोड़ न पाए। अब वे लोग आगे के सफर के लिए प्रस्थान करने लगे। चलते चलते जंगल भी पूरा निकल गया और अब शाम भी होने लगी थी। इन्हें पुनः किसी आश्रय की जरूरत थी, सो एक कुएं के पास ये लोग पानी पीने के लिए रुक गए। इन्होंने आसपास दृष्टि फिराई कि कुछ रहने का स्थान मिल जाए, तो इन्हें कुछ पेड़ों के पास एक छोटा सा छप्पर दिखाई दिया। उस छप्पर के पास यह पहुंचे। इन लोगों ने आपस में विचार किया, क्यों ना आज इसी छप्पर में सोया जाए। चारों सहमत हो गए। ये लोग उस छप्पर के नीचे बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी एक औरत वहां पानी लेने के लिए आई। गोपाल ने देखा कि कुछ पीपल के पत्ते औरत की साड़ी के साथ चिपक कर आ गए हैं। यह देखते ही गोपाल बोला, लायो पीपर नारी। राम ने झट से कहा, वाह वाह, क्या कविता की पंक्ति जोड़ी है गोपाल तुमने तो दूसरी पंक्ति बना दी। मैंने कहा था पक्कर गूलर गिर गए और तुमने कहा लायो पीपर नारी। लो, दूसरी पंक्ति भी आ गई। अब बस हमें 2 पंक्ति और जोड़नी है। चारों बहुत खुश हो रहे थे कि राजा के पास पहुंचने से पहले ही हमारी कविता बनती जा रही है। मोहन नाम के पंडित ने कहा, वाह मित्र, क्या बात है, हमारी कविता की 2 पंक्ति तैयार हो गई। अब यदि 2 पंक्ति और तैयार हो जाएं तो एक सुंदर सी कविता बन जाएगी और वही हम राजा को सुना देंगे। अभी तो राजधानी आने में देर है, वहां पहुंचने तक हमारी कविता तैयार हो जाएगी। अपनी कविताओं के संबंध में यह लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। उनकी यह 2 पंक्ति की कविता कितनी सुंदर है, यह विचार करते हुए वह लोग रात को वहीं विश्राम करते हैं। अगले दिन प्रातःकाल उठकर अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि करके सूखा भोजन करके प्रस्थान करते हैं। चलते चलते दोपहर हो गई। वे थक चुके थे, कहीं आराम के लिए स्थान खोजने लगे। आगे दूर उन्हें एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया।
चारों उसी विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। उन्हें भूख भी लगाई थी, परंतु उनका मन अपने साथ रखे सूखे भोजन से अब उब चुका था। उसे खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। धर्म ने कहा, मित्र परेशान क्या होना, यह देखो, यहाँ हम जामुन के वृक्ष के पास ही तो बैठे हैं। यहाँ कितने जामुन गिरे हुए हैं, इन्हें खाकर हमारा पेट भर ही जाएगा। क्यों ना आज हम जामुन का ही भोजन करें। उसकी सलाह सभी को पसंद आई और सबने जामुन खाना आरंभ कर दिया। खाते खाते थक गए, उनके पेट भी भर चुके थे, परंतु जामुन अब भी प्रचुर मात्रा में उनके आसपास बिखरे हुए थे। महेन तृप्त की डकार लेता हुआ बोला, जामुन अंत न पायो। गोपाल बोला, अरे वाह मोहन, तुमने तो हमारी कविता में एक और पंक्ति की रचना कर दी। देखो कितनी अच्छी कविता बन रही है। पक्कर गूलर गिर गयो, लायो पीपर नारी, जामुन अंत न पायो। अब तो सिर्फ एक पंक्ति बची है। हम तीनों ने कविता की एक एक पंक्ति की रचना कर ली है। राम बोला, सचमुच हमारी कविता तो बहुत अच्छी बन रही है। चिंता क्यों करते हो मित्र, चौथी पंक्ति भी बन जाएगी, परेशान क्या होना। जामुन खाकर न सिर्फ पेट भरा, संतुष्टि भी मिली और शरीर में स्फूर्ति भी आ गई है। थोड़े से जामुन अपने साथ रास्ते के लिए रख लेते हैं। अब हम लोग आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम होने तक हम लोग राजधानी पहुंच जाएंगे। अब वहां से वे पुनः प्रस्थान करके राजधानी के लिए चलने लगे। शाम होने से पहले वे लोग राजधानी पहुंच चुके थे। एक मंदिर में जाकर उन्होंने शरण ली। उनका कार्यक्रम इसी मंदिर में रात्रि विश्राम करने का था। यहाँ बैठे बैठे आराम कर रहे थे। पूरे रास्ते में वे जामुन खाते हुए आए थे, इसलिए अभी भी स्फूर्ति उनमें पूरी थी। वे आसपास के दृश्य को देखते हुए आपस में बातें कर रहे थे। सामने कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। अचानक उन बच्चों में किसी बात को लेकर तू तू मैं होने लगी। वह बच्चे आपस में लड़ पड़े। इन्हें चारों को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि बच्चे खेलते खेलते आपस में क्यों झगड़ने लगे। धर्म नाम के पंडित ने कहा, यह क्या, यह बच्चे अभी तो खेल रहे थे कितने प्रेम से और अभी लड़ने लगे। यह क्या बरबस ठानी रारी। यह सुनते ही तो राम बोला, कमाल हो गया धर्म, हमारी कविता हो गई पूरी। धर्म बोला, कैसे। राम ने उसे समझाया, अरे अभी तुमने कहा तो था बरबस ठानी रारी। यह हमारी कविता की चौथी पंक्ति हो गई। अब सुन लो पूरी कविता जो हम चारों ने मिलकर बनाई है। पक्कर गूलर गिर गयो, लायो पीपर नारी, जामुन अंत न पायो, बरबस ठानी रारी। क्यों, बन गई ना एक बड़ी सुंदर सी कविता हमारी। देखो माँ सरस्वती भी हमारे साथ है। हमारे साथ रास्ते में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें देखकर हमारे मुख से कविताएं निकलने लगी। सरस्वती माँ हमारे ऊपर कृपालु है। अब हमें राजा से पुरस्कार मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वे आपस में ऐसी बातें करते हुए बड़े प्रसन्न हो रहे थे। उसी समय राज्य के राज पंडित मंदिर में पूजा करने के लिए आए। उन्होंने इन चारों मित्रों की बातें सुनी। उन चारों के परिधान से उसे यह बात भी समझ आ गई कि यह चारों ब्राह्मण हैं। इनकी कविता और इनकी सारी बातें सुनकर वह यह भी समझ गए कि इनकी कविता किस स्तर की है। उन्होंने सोचा, ब्राह्मण पुत्र राज दरबार में अपनी कविता सुनाते हुए पुरस्कार की उम्मीद लगाई है, परंतु इनकी इस कविता से इन्हें पुरस्कार तो क्या ही मिलेगा, शायद दंड ही मिल जाए। ब्राह्मण पुत्र को राजदंड का सामना करना पड़ेगा। यह भला राज पंडित को कैसे स्वीकार होता। वे उनके पास आए और उनसे पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं। गोपाल बोला, आपको क्या मतलब है इस बात से, हम कहीं से भी आए हों। राज पंडित बोले, नहीं नहीं, आप कुछ गलत न सोचें। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे लगता है आप इस शहर के नहीं हैं, कहीं दूर से आए हैं। तो आपकी यहाँ किसी से जान पहचान भी नहीं होगी। बाहर से आने वाले अधिकतर लोग राज दरबार में जाने के अभिलाषी होते हैं। अगर आपकी भी यही अभिलाषा हो तो मैं पूरी कर सकता हूँ। राम एकदम से बोला, आप उसके बदले में क्या लेना चाहते हैं हमसे। राज पंडित बोले, जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बस एक वचन चाहिए। हमने आपकी कविता सुनी। आप यदि यह कविता राजा को सुनाने के अभिलाषी हैं तो अवश्य सुनाइएगा, परंतु इसकी विवेचना आप स्वयं न करें। विवेचना करने के लिए आप राज दरबार के मनीषियों पर छोड़ दीजिएगा। राजा आपसे इस कविता की विवेचना करने के लिए कहे तो आप यही कहना, आपके राज दरबार में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, तो आप इसकी विवेचना अपने दरबारियों से करवाएं, उन महान विद्वानों से करवाएं। हमने तो इस कविता की रचना की है। यदि कवि स्वयं अपनी कविता की विवेचना करे तो वह कविता ही क्या। आप यदि स्वयं विवेचना करेंगे
तो आपको हल्का मान लिया जाएगा। इसलिए आप स्वयं विवेचना ना करके राजा और राज दरबार के विद्वानों पर विवेचना का भार सौंप देना। यह विचार इन चारों मित्रों को बहुत अच्छा लगा। चारों एक साथ बोले, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सचमुच यदि कविता की विवेचना स्वयं करना पड़े तो कविता ही क्या। अच्छा है, आप हमें कल राज दरबार जाने में सहायता कीजिए और वहाँ हम अपनी कविता सुनाएंगे। रात भर में हम कुछ और कविताएं भी रच लेंगे। राज पंडित बोले, नहीं नहीं, आपको और कविताएं रचने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसी एक कविता को सुनाकर इतना पुरस्कार मिल जाएगा कि आपको फिर कभी राज दरबार में आने की आवश्यकता नहीं होगी। आप आज रात्रि विश्राम इसी मंदिर में कर लीजिए। मैं आपके रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था यहीं कर देता हूँ। हाँ, एक बात और, आप यह कविता राज दरबार में सुनाने से पहले किसी अन्य को मत सुनाइएगा, वरना यह कविता पुरानी हो जाएगी। कोई भी कह सकता है कि यह कविता उसने बनाई है। इसे अपने तक ही सीमित रखिएगा, आपस में बात भी मत करना इस संबंध में। यह चारों मित्र अपने रात्रि विश्राम और भोजन की व्यवस्था की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राज पंडित की बात मान ली। अब राज पंडित आगे बोले, अब आप आराम कीजिए और इसी मंदिर में रहिए। मैं पुरोहित जी से कह देता हूँ, वे आपके रहने और भोजन का इंतजाम कर देंगे। राजपुरोहित को कह दिया गया कि इन चारों के भोजन और रहने का इंतजाम किया जाए। राजपुरोहित ने बताए अनुसार सारे इंतजाम कर दिए। चारों मित्र गोपाल, मोहन और धर्म मंदिर में रुकते हैं और सारी रात अपनी कविता पर चर्चा करते हैं। रात भर इन चारों मित्रों को अच्छी तरह नींद भी नहीं आई। चारों मित्र अपने आने वाले कल के विषय में सोच सोच कर बड़े खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं राजा उन्हें क्या क्या उपहार देंगे, और जरूर वह कोई राज दरबारी ही हैं जो हमारी सहायता करने के लिए यहाँ आए हैं। जब उन्हें ही हमारी कविता इतनी अच्छी लगी तब सभी को पसंद आएगी। हमारी कविता है ही इतनी अद्भुत, तभी तो उन्होंने किसी और को सुनाने के लिए मना किया है। उन्हें भय था कि हमारी कविता कहीं चोरी ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि हमारी कविता बहुत उच्च स्तर की है, इसलिए अब इस कविता के संबंध में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। चारों ब्राह्मण पुत्रों ने इसी तरह की बातें करते हुए रात निकाल दी। प्रातः सूर्य उदय से पहले ही उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर चारों तैयार होकर बैठ गए राज दरबार जाने के लिए। राजपुरोहित ने इन्हें तैयार देखा तब उन्हें समझाया, राज दरबार का एक निश्चित समय होता है। इस समय आप लोग भी आराम करें, हम भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। आप लोग भोजन कर लें, उसके बाद जाना। कुछ समय बाद उन्होंने भोजन भी किया, लेकिन उनकी आतुरता तो बढ़ती जा रही थी। नजर बार बार मंदिर के दरवाजे पर लगी हुई थी कि कोई सेवक हमें लेने आया कि नहीं। तभी एक सेवक ने उन्हें आकर बताया कि उनके लिए घोड़ा गाड़ी राज दरबार से भेजी गई है। चारों घोड़ा गाड़ी में बैठे और राज दरबार की तरफ प्रस्थान कर गए। राज दरबार के पीछे की तरफ थोड़ी देर पहले ही गाड़ी रोक दी गई और इनसे कहा, हमारी गाड़ी उधर नहीं जा सकती, इसलिए आप यहाँ से उतर कर चले जाइए, और इन्हें जाने का रास्ता भी दिखा दिया। यह चारों मित्र उतर कर चले। जब राज दरबार के पास पहुँचे, वहाँ दरबान ने इन्हें रोका और आने का कारण पूछा तो इन्होंने बहुत गर्व से कहा, हम चारों कवि हैं और राजा के पास अपनी कविता सुनाने आए हैं। तुम जाकर संदेश दे दो कि दूर देश से बहुत बड़े कवि आए हैं, वे महाराज को अपनी कविता सुनाना चाहते हैं। बड़े कवि का नाम सुनकर दरबान थोड़ा सा घबराया। उसने तुरंत भागकर राजा को राज दरबार में सूचना दी, महाराज, राज दरबार के दरवाजे पर 4 कवि आए हैं। वह कहीं दूर से आए हैं और आपकी सेवा में कविता प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजा की ओर से उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति मिल गई। दरबान ने आकर उन्हें दरबार में जाने का निर्देश दे दिया। चारों ब्राह्मण पुत्र आपस में हंसते हुए बातें करते जा रहे थे कि देखो, अभी तो यह दरबान हमें रोक रहा था, पर जब हम पुरस्कार लेकर निकलेंगे ना तो यह हमें नमस्कार करेगा। यह चारों मित्र जब अंदर पहुंचे, सामने राजा को देखकर इन्होंने नमस्कार किया। राजा ने उनसे पूछा, कहिए कविवर, आप कहाँ से आए हैं और किस तरह की रचना करते हैं। चारों ब्राह्मणों ने एक बार पूरे दरबार का निरीक्षण किया। उन्हें बीते दिन मिला हुआ दरबारी वहीं पर बैठा नजर आया। वह राजा के पास ही बैठा हुआ था। इससे उन्हें यह समझ आ गया कि वह निश्चित ही कोई ऊंचा ओहदेदार है, तभी तो राजा के निकट बैठा हुआ है। इसका मतलब राजा हमारी कविता जरूर पसंद करेंगे, सुनते ही वाह वाह करने लगेंगे। उन्हें मौन देखकर राजा ने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। अब गोपाल ने अपने गांव का नाम बताते हुए अपना और चारों मित्रों का परिचय देते हुए कहा, हम चारों विद्वान कवि हैं
और हमें लगा कि हमारी कविता का मूल्यांकन आप कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत विद्वान और गुणी राजा हैं। इसलिए हम आपको अपनी कविता सुनाने आए हैं। यह सुन राजा बोले, सुनाइए कविवर, हम आपकी कविता सुनना चाहेंगे। गोपाल ने कहा, हम सबसे पहले अपनी कविता आपको सुनाते हैं, जिसे हम चारों ने मिलकर रचा है। राजा आश्चर्यचकित हो गया। यह कैसे हो सकता है? एक कविता 4 लोगों ने मिलकर रची है? यह सच्चाई है महाराज। हम चारों हर काम लगभग एक साथ ही करते हैं, इसलिए हम कविता भी साथ साथ ही रचते हैं। इस कविता की 4 पंक्तियां हैं, जिनको हम चारों ने मिलकर रचा है। फिर चारों ने अपने द्वारा रचित एक एक पंक्ति राजा को इस प्रकार सुनाई। पक्कर गूलर गिर गयो, लायो पीपर नारी, जामुन अंत ने पायो, बरबस ठानी रारी। किसी की भी कुछ समझ नहीं आया। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, कविवर, आपने कविता तो सुनाई, अब आपकी कविता का अर्थ क्या है, यह भी हमें बता दें। राम बोला, महाराज, हम कवि हैं, आपके कोई साधारण कर्मचारी नहीं, जो आप हमें आदेश दें कि अपनी कविता का विश्लेषण करें। यदि हम स्वयं अपनी कविता का विश्लेषण करेंगे तो यह हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। आपके दरबार में इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, सभी रचनाकार हैं, आप इन्हें क्यों नहीं कहते अर्थ बताने के लिए? वे हमारी कविता का अर्थ बता दें तो हमें बड़ी खुशी होगी, और यदि स्वयं हमें अर्थ बताना पड़े तो यह आपके लिए और हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। राजा ने अपने दरबारियों से कहा, आप में से कोई इस कविता का विश्लेषण कर सकता है? सभी दरबारियों ने एक ही बात कही, महाराज, हमें यह कविता तो बिल्कुल ही समझ नहीं आई। इस कविता का कोई अर्थ है ही नहीं। भला यह भी कोई कविता है? पक्कर गूलर गिर गए, यह तो साहित्य की बदनामी है, माँ सरस्वती का घोर अपमान है। राज्य के सारे कवि और सारे सम्मानित सभासदों ने बारी बारी से यही कहा कि यह कविता अर्थहीन है। सभी ने उस कविता की विवेचना करने से स्पष्ट इंकार कर दिया। अब इन चारों मित्रों को क्रोध आने लगा था। उन्हें लग रहा था कि किसी को कुछ आता ही नहीं है और हमारी इतनी अच्छी कविता को ये बेकार कह रहे हैं। इनमें तनिक भी बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है कविता की। यह क्रोध में लाल पीले हो रहे थे। इनकी इच्छा तो यह हो रही थी कि सभी को अज्ञानी साबित कर बैठें और अपनी कविता का अर्थ खुद ही बता दें। परंतु उन्हें याद आया कि कल इस बड़े दरबारी ने कहा था कि तुम किसी भी हालत में स्वयं अपनी कविता का विवेचन मत करना, नहीं तो तुम्हें कोई पुरस्कार भी नहीं मिलेगा और राज दरबार से बाहर कर दिए जाओगे। हो सकता है सजा भी मिल जाए। राजा के भय के कारण वह कुछ न बोल पा रहे थे, वरना अभी कविता का अर्थ बताकर सभी दरबारियों की बोलती बंद करने की इच्छा हो रही थी उनकी। चारों मित्र मन ही मन क्रोधित हो रहे थे, परंतु मौन धारण किए हुए बैठे थे। सारे दरबारी उनकी कविता को अर्थहीन बताकर अभी भी उन पर हंस रहे थे। राजा को यह कविता बेकार लग रही थी। एक राजपुरोहित ही थे जो इस कविता के संबंध में अभी तक कुछ नहीं बोले थे। दरअसल कुछ दिन पूर्व ही राजपुरोहित की महामंत्री से एक छोटे से मामले को लेकर तू मैं हो गई थी और महामंत्री ने राजपुरोहित को अज्ञानी व्यक्ति कहते हुए सबके सामने अपमानित कर दिया था। उस समय दोष कुछ राजपुरोहित का भी था, इसलिए राजा ने भी चुप्पी साधे रखी थी और दोनों के बीच में सुलह करवाकर मामला समाप्त करवा दिया था। परंतु उसी समय से राजपुरोहित मन ही मन बहुत क्रोधित थे। उन्हें महामंत्री से भी क्रोध था और राजा से भी। उस समय दरबार के किसी भी सदस्य ने राजपुरोहित के पक्ष में खड़े होकर कुछ नहीं कहा था, बल्कि दबे स्वर में महामंत्री का ही साथ दिया था। इसलिए राजपुरोहित को यह अवसर अपनी विद्वता दिखाने का लगा और शेष दरबारियों को मूर्ख प्रमाणित करने का प्रतीत हुआ था। यही कारण था कि वह इन चारों मित्रों को अपना संरक्षण दे रहे थे। इसलिए अभी वह सभी के बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे और स्वयं कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जब सभी दरबारी कविता को अर्थहीन बता रहे थे, तब राजपुरोहित मौन धारण किए हुए बैठे थे। अब राजा ने उनसे कहा, पंडित जी, आप मौन क्यों धारण किए हुए बैठे हैं? आप भी कुछ कहिए। ये बाहर से आए हुए कविगण हमें कविता सुनाकर उसका अर्थ पूछ रहे हैं। सबने तो अपनी राय बता दी, परंतु आपने अभी तक अपनी राय नहीं दी। आपकी क्या राय है? कुछ तो कहिए। अब राजपुरोहित ने बोलना प्रारंभ किया। महाराज, इन चारों ने एक एक पंक्ति की रचना की हो या किसी एक मित्र ने रचना की हो, तो यह इनका आपसी संबंध है। इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, परंतु इनकी कविता के संबंध में मैं इतना अवश्य कहूँगा, यह कविता वास्तव में बहुत अर्थपूर्ण है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, आपके जैसा ज्ञानी विद्वान व्यक्ति इस कविता के गूढ़ अर्थ को समझ नहीं पाया।
शेष को तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता हूँ, परंतु मुझे आप पर आश्चर्य हो रहा है। आप कैसे चूक गए इस कविता का अर्थ बताने से। इस प्रकार राजपुरोहित ने अप्रकट रूप से सभी दरबारियों को मूर्ख प्रमाणित कर दिया, साथ ही राजा को भी बुद्धिहीन बता दिया और अपनी बुद्धिमत्ता प्रमाणित करने लगे। राजा, ऐसा क्या अर्थ है इसमें? मुझे तो सारी पंक्तियां बहुत साधारण दिख रही हैं। राजपुरोहित बोले, महाराज, आपने सबके बताए अनुसार ही इनकी कविता को सुना और समझा। आप एक बार स्वयं इनके द्वारा रचित इस कविता का पाठ करें, तब आपकी समझ में अर्थ स्वयं आ जाएगा। इन्होंने इस 4 पंक्ति की कविता में पूरी रामायण का सार लिख कर रख दिया है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए कविता पर। पक्कर गूलर गिर गए, लायो पीपर नारी, जामन अंत न पायो, बरबस ठानी रारी। महाराज, रावण और राम युद्ध के बाद मंदोदरी विलाप करती हुई कह रही है, यह सोने की लंका पके गूलर के समान गिर गई, क्योंकि हमारे प्रियतम एक पराई स्त्री का हरण करके ले आए। इस मन के लालच का कोई अंत नहीं, कोई भी नहीं समझ सका इस मन को आज तक। व्यर्थ महाराज रावण ने राम से युद्ध ठान लिया, इस कारण से पके गूलर के समान सोने की लंका गिरकर नष्ट हो गई। अब राजा ने भी इस कविता को इसी तरीके से पढ़ा, तब उनकी समझ में आया, अरे यह तो सचमुच बहुत अच्छी कविता है, और हम सभी इन कवियों को कितनी गलत गलत बातें कह रहे थे, इनकी अवहेलना कर रहे थे हम। राजा राज सिंहासन से उठकर आए और चारों मित्रों को गले लगा लिया। फिर उन चारों को अपने बराबर वाले आसन पर बिठाया। चारों मित्र आश्चर्यचकित थे। तो यह पुरोहित हैं? हे भगवान, सचमुच इन्होंने उनकी छोटी सी कविता को महाकाव्य बना दिया। उस तुच्छ सी कविता को रामायण से जोड़कर उसका महत्व बढ़ा दिया था राजपुरोहित ने। इस पर इन चारों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था और उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। राजा के गले लगकर चारों मित्र अभिभूत थे और अब वे मन ही मन समझ रहे थे कि राजपुरोहित ने उन्हें खामोश रहने के लिए कहकर उन पर उपकार ही किया था और उनकी साधारण सी कविता को असाधारण बना दिया। अगर इन चारों ने स्वयं अपनी कविता का अर्थ बताया होता, तब तो राजा सचमुच उन्हें दरबार से निकाल चुके होते। अब यह समझ रहे थे, राज दरबार में उनके जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान कवि बैठे हुए हैं, यहाँ उनकी साधारण बुद्धि वाली कविता का कोई महत्व नहीं है। राजपुरोहित ने उनकी कविता को महाकाव्य बना दिया था, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना था, परंतु ऐसे कैसे सबके सामने दे देते, सारा भेद खुल जाता। आपस में उन चारों ने इशारे से कुछ बातें की और गोपाल खड़ा होकर कहने लगा, राजपुरोहित महोदय, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी कविता का मर्म समझ लिया, वरना कुछ देर पहले तक तो हमें लग रहा था कि हम यहाँ व्यर्थ ही आए हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद हमारी कविता की व्याख्या करने के लिए। इस तरह उसने राजपुरोहित को उनके उपकार के लिए धन्यवाद भी दे दिया और अपनी अल्प ज्ञाता बताते हुए किसी को यह ज्ञात भी नहीं होने दिया कि वे राजपुरोहित से पहले से परिचित थे। राजपुरोहित बोले, कविवर, आप चारों बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए मैं महाराज से अनुरोध करूंगा कि वो आपकी योग्यता के अनुसार आपको पुरस्कृत करें, और आपसे मैं आग्रह करूंगा कि विद्वान पंडित होने के नाते आप अपने गांव में जाकर वहां के लोगों को शिक्षित करने का कार्य अवश्य करें, क्योंकि सारे लोग यदि राजधानी में बस जाएंगे तो बाकी को शिक्षा कैसे मिलेगी। इसलिए राजधानी में जितने भी विद्वान लोग हैं यहाँ के लिए पर्याप्त हैं। नए लोगों को यहाँ आकर अपना गुण दिखाकर फिर से अपने स्थान पर लौटकर अपने गुणों का सदुपयोग करना चाहिए और अपने गुणों से दूसरों को लाभ अवश्य पहुँचाना चाहिए। तो आप अपने जन्म स्थान जाकर अपने गुणों से अपने गांव शहर वासियों को अवश्य लाभ पहुंचाएं, जिससे हमारे यहाँ लेखक और कवि की संख्या अधिक से अधिक बढ़े और भविष्य में विद्वानों के बीच आपस में स्वस्थ प्रतियोगिता होती रहे। इस प्रकार से राजपुरोहित ने भी उन्हें इशारे से समझा दिया कि वह अपने गांव वापस चले जाएं। यहाँ रहकर उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा, परंतु गांव में सम्मान मिल जाएगा। राजा ने चारों मित्रों को बहुत सा धन, हीरे जवाहरात दिए और उन्हें गुरुकुल खोलने के लिए अलग से धन दिया और कहा, कविवर, हम चाहेंगे कि आप अपने गांव में जाकर विद्यालय आरंभ करें और अपने क्षेत्र के बच्चों की उन्नति करें। आप चारों का दिल से धन्यवाद। राजा ने उनको धन्यवाद दिया। उन चारों ने भी महाराज के साथ राजपुरोहित का अभिवादन करते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। फिर वे चारों मित्र राजा के दिए हुए धन को लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़े। अपने घर पहुंचकर इन चारों मित्रों ने गुरुकुल की स्थापना की और अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। राजा के द्वारा इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है, यह जानकर आसपास के लोग गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजने लगे।
और तो और इनके गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाना वे बड़ी शान समझते थे। चारों तरफ चारों मित्रों का सम्मान होने लगा और किसी चीज की आवश्यकता होती या किसी मदद की जरूरत होती तो इनके माता पिता इनकी सहायता करते थे। इसलिए यह शिक्षण कार्य कुशलता से करने लगे। अब इन चारों ने आपस में तय किया कि यह कविता कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी कविता का स्तर पता चल चुका था। इनकी स्तरहीन कविता को विद्वान राजपुरोहित ने महाकाव्य बना दिया, परंतु हर बार हर स्थान पर उन्हें राजपुरोहित नहीं मिलेंगे। इसलिए हो सकता है कहीं यह पिट भी जाएं, तो क्यों ना पहले ही समझ जाएं। यह सोचकर इन्होंने कविता करनी बंद कर दी और विद्यादान को ही अपने जीवन के लक्ष्य के साथ रोजगार का साधन भी बना लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। सभी श्रोतागण का दिल से धन्यवाद। सब सुखी और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में। राधे राधे।